नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी में उतरेंगे जो बहुत ही आम सी लगती है, लेकिन अपने अंदर भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथ के पंखे की। सोचिए जरा, एक मामूली सा पंखा हमारी संस्कृति, हमारे संघर्ष और कला की ताकत के बारे में क्या क्या बता सकता है। ये एक बड़ा सवाल है ना। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि ये रोजमर्रा की चीज अपने अंदर इतिहास, कला और यहाँ तक कि जिंदगी की कितनी ही कहानियां समेटे हुए हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पंखे की शुरुआत कैसे हुई, फिर भारत के अलग अलग कोनों में इसकी पारंपरिक किस्में देखेंगे। हम उन कारीगरों को भी जानेंगे जो इसे बनाते हैं। आज की दुनिया में इसकी क्या चुनौतियां हैं ये समझेंगे। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखेंगे कि कैसे कला किसी के लिए जीवनदान भी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसके नाम से और इसके बहुत ही पुराने इतिहास से। ये काफी दिलचस्प है, पता है। पंखा शब्द असल में पंख से आया है, मतलब पक्षी का पर। इससे एक सीधा सा अंदाजा लग जाता है कि इसके सबसे शुरुआती रूप कैसे रहे होंगे। मतलब शायद लोग पक्षियों के पंखों से ही हवा करते होंगे, है ना। पंखों का इतिहास तो वाकई बहुत पुराना और दिलचस्प है। आप सोचिए, इसके इस्तेमाल के सबूत दूसरी सदी में अजंता की गुफाओं की बौद्ध पेंटिंग्स तक में मिलते हैं। और पुराने जमाने में तो क्या कहने, मंदिरों में देवी देवताओं को हवा करने से लेकर शाही दरबारों में राजा महाराजाओं को ठंडक पहुंचाने तक पंखों का एक बहुत अहम स्थान था। और फिर धीरे धीरे समय के साथ ये सिर्फ एक जरूरत की चीज नहीं रहे, ये व्यापार के रास्ते खास सांस्कृतिक वस्तु बन गए, जिन्हें लोग बहुत ही आकर्षक और कह सकते हैं स्टाइलिश मानने लगे। तो चलिए अब भारत के अलग अलग इलाकों का एक छोटा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि इस साधारण से पंखे ने वहां कैसे कैसे अनोखे रूप लिए हैं। तो हमारी पहली मंजिल है राजस्थान, जहाँ की दस्तकारी में आप जानते ही हैं एक शाही अंदाज झलकता है। यहाँ पर ना मुख्य तौर पर 3 तरह के पंखे देखने को मिलते हैं। एक तो है एप्ली के पंखे, इसमें कपड़ों के टुकड़ों को बहुत खूबसूरती से पैच की तरह सिला जाता है। फिर आते हैं जरदोजी पंखे। अरे वाह, ये तो चमकीले गहनों और सजावटी चीजों से जड़े होते हैं, एकदम शाही। और तीसरे हैं मंदिर वाले पंखे, जो पीतल पर नक्काशी करके बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल देवी देवताओं की सेवा में होता है। अच्छा, राजस्थान से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं गुजरात, जो कि बारीक कारीगरी का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। गुजरात के पंखों की बात ही अलग है। वहाँ शीशे का काम बहुत मशहूर है। मतलब सूती कपड़े पर शीशे और कढ़ाई का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। फिर एक और खासियत है मोतियों वाला पंखा। इस पर रंग बिरंगे मोतियों का काम होता है और कई बार तो चांदी का हैंडल इसकी शान और बढ़ा देता है। और हाँ, कच्छ के चमड़े के पंखे, उनको तो भूल ही नहीं सकते। उन्हें हाथ से सिलकर रंगीन धागों और ऊन से सजाया जाता है। उनकी तो अपनी एक अलग ही पहचान है। अब जरा बंगाल और भारत के कुछ दूसरे राज्यों की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ के पंखों में क्या-क्या अलग खासियतें हैं। अगर बंगाल की बात करें ना, तो वहाँ शोला नाम की एक जलीय घास से बड़े ही नाजुक पंखे बनाए जाते हैं। और हाँ, ताड़ के पत्तों से बने तालपत्र पंखे भी वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश के फर्री पंखे, इनकी तो अपनी ही शान है। इन पर सोने चांदी की जरी और सैटिन की झालरें लगी होती हैं। फिर देखिए ओडिशा और बिहार, जो अपने बड़े बड़े ताड़ के पत्तों और रंगीन मजबूत बांस के पंखों के लिए जाने जाते हैं। और सोचिए, ये विविधता यहीं खत्म नहीं होती। हमारे आदिवासी समुदाय तो घास, धातु और बांस का इस्तेमाल करके ज्यामितीय पैटर्न वाले ना जाने कितने ही अनोखे पंखे बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन इतने खूबसूरत पंखों के पीछे हाथ किसका है। चलिए अब जरा उन कारीगरों के बारे में जानते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन इनमें से कई पंखे घर पर काम करने वाली मेहनती महिला कारीगरों के हाथों से बनते हैं। वो बिना थके कढ़ाई वाले ऐसे बेहतरीन नमूने तैयार करती हैं, जो असल में उनकी लगन और उनकी कला की कहानी कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में इस खूबसूरत परंपरा का भविष्य आखिर है क्या? देखिए, एक जमाना था जब पंखा सिर्फ निजी इस्तेमाल की एक चीज हुआ करता था, लेकिन आज ये एक पूरे कारोबार में बदल चुका है। ये भारत के अनगिनत कारीगरों के लिए रोजी रोटी का एक बहुत अहम जरिया बन गया है। और ये सजावटी और सांस्कृतिक चीजों की जो मांग बढ़ रही है, उसे भी पूरा कर रहा है। लेकिन एक और पहलू है।
नई नई तकनीक के आने से पंखे की ये जो खूबसूरत संस्कृति है ना, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोने के खतरे का सामना कर रही है। तो सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि इस विरासत को बचाया कैसे जाए। वैसे इसे बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सजावटी और सांस्कृतिक तौर पर इसकी मांग को बढ़ाया जाए, कारीगरों के लिए वर्कशॉप और प्रदर्शनियों जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएं, इस कला की खूबसूरती और इसकी विरासत के बारे में और ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज के जो पंखा बनाने वाले हैं उन्हें एक स्थायी आजीविका दी जाए। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग मोड़ देते हैं। एक ऐसी कहानी पर आते हैं जहां कला सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि किसी की जीवन रेखा बन जाती है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कोई साधारण सी कलाकृति सिर्फ एक वस्तु से बढ़कर कुछ हो सकती है? क्या वो किसी की जिंदगी बचा सकती है? द लास्ट लीफ नाम की एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो हमें इसका जवाब देती है। कहानी का एक किरदार है जॉन्सी। वो कहती है, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। कितना छोटा सा वाक्य है ना? लेकिन सोचिए इसमें कितनी गहरी निराशा छिपी हुई है। कहानी कुछ ऐसी है कि जॉन्सी, जो एक युवा कलाकार है, निमोनिया से बहुत बीमार है और उसने मान लिया है कि जैसे ही उसकी खिड़की के बाहर लगी बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा उसकी भी मौत हो जाएगी। फिर एक भयानक तूफान आता है, लेकिन तूफान के बाद भी एक पत्ता डाली पर लगा रहता है और उसे देखकर जॉन्सी में जीने की एक नई उम्मीद जागती है। लेकिन सच कुछ और था। वो पत्ता असली था ही नहीं, बल्कि वो तो एक बूढ़े कलाकार बेहरमन की बनाई हुई एक शाहकार पेंटिंग थी। बेहरमन ने उस तूफानी रात में दीवार पर वो पेंटिंग बनाकर जॉन्सी की जान तो बचा ली, पर इस कोशिश में उन्हें खुद निमोनिया हो गया और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका ये निस्वार्थ काम ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बन गया, एक ऐसी कलाकृति जिसने एक जान बचाई। ये कहानी हमें कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे बेहरमन की उस एक पेंटिंग ने जॉन्सी को उम्मीद दी और कैसे कला का मूल्य सीधे सीधे जीने की इच्छा से जुड़ जाता है। मतलब कला सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये उम्मीद का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी हो सकती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हम पंखे और उसकी परंपराओं जैसी और किन किन अनमोल कलाकृतियों को खोने के खतरे का सामना कर रहे हैं। वो कलाकृतियां जो सिर्फ चीजें नहीं हैं बल्कि कहानियां हैं, उम्मीदें हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। सोचने वाली बात है ना?